आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी का विधि ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग थ्योरी लॉ एंड प्रैक्टिस में बैंकर और कस्टमर, इनके मीनिंग क्या हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। जो ये बैंकिंग थ्योरी लॉ एंड प्रैक्टिस है, ये हमारे जो सेकेंड ईयर के लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ऑप्शनल पेपर भी है, और वैसे भी एक जर्नल जो है टॉपिक के तौर पे भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो बैंक है यह इटालियन वर्ड बैंको से ड्राइव किया गया है। बैंको मीन्स बेंच, साधारण भाषा में हम कहते हैं ना बेंच, जिस पर कि कोई व्यक्ति बैठ सकता है। तो प्राचीन समय में बेंच पे जो है बैठ के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते थे मनी चेंजर और इस तरह की जो बिजनेस करते थे, तो वहां से जो है वर्ड बेंच से बैंको ड्राइव हुआ और बैंको से बैंक। और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका अर्थ है एबिलिटी टू पे, अर्थात पेमेंट करने की क्षमता। तो यहाँ पर जो है बैंक का मीनिंग जो है ये तो बिल्कुल ऐसा ही डिनोट होना चाहिए कि बैंक जो है उसके अंदर एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। भाई, पब्लिक से पैसा लिया बैंक ने तो उसको लौटाना भी तो है। अगर ये उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो बैंक नहीं। तो इसका अपोजिट क्या है? बैंकरप्ट मीन्स इनएबिलिटी टू पे। तो बैंक क्या है? एबिलिटी टू पे। ये डिक्शनरी मीनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब बैंक का जो मेन बिजनेस क्या हुआ कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, अर्थात पब्लिक से पैसा जमा करना है, और दूसरा उस पैसे को या तो लोन पर देना है या उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। इसका कारण क्या है कि अगर जो है एक्सेप्ट डिपॉजिट किया बैंक ने, तो बैंक जो है कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि जब आपको पैसा लौटाया जाएगा तो कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए बैंक को भी तो अर्न करना है कहीं से, तो बैंक उसको लोन पर देगा, कुछ हायर रेट पे देगा, उससे उसकी अर्निंग होगी, और या इन्वेस्टमेंट करेगा बैंक, उससे अर्निंग होगी। तो इस तरह से उस अर्निंग से बैंक जो है अपना कमिटमेंट पूरा करेगा जब बैंक को रीपेमेंट करनी होगी। तो बैंकिंग जो है वो इंडियन लॉ में किस तरह से डिफाइन की गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B(c) में जो है वहां भी ऐसे ही डिफाइन की गई है कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, अर्थात पब्लिक से पैसा जमा करना, स्वीकार करना, किस उद्देश्य से? उसको लैंडिंग करना है, अर्थात उसको उधार पे देना है। एक व्यक्ति से लिया और किसी बिजनेस हाउस, किसी जो है ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कंपनी, उनको जो है लोन पर दिया, वहां से बैंक को इंटरेस्ट अर्निंग होती है। दूसरा बैंक का क्या कार्य है बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में? इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। एंड जब एक्सेप्ट किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, तो जो पब्लिक ने जमा किया है वो उसको वापस भी तो चाहिए पैसा। तो रिपेबल ऑन डिमांड की बात आएगी बैंकिंग कंपनी में। और जब रिपेबल ऑन डिमांड होगी तो ये पैसा किस तरह से वापस किया जाएगा? वो चेक के द्वारा आप ले सकते हैं, ड्राफ्ट, कैश ऑर्डर, आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस, इस तरह के डिजिटल मोड भी हैं। फिजिकल मोड में आप चेक में ले सकते हैं बैंक से जाकर काउंटर पे। तो बैंकिंग कंपनी जो है वो उसके ये फंक्शन हो गए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 5 भी क्या कहता है? एक कंपनी, बैंकिंग कंपनी क्या है? एक कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सेक्शन 5C, यानी कि जो कंपनी जो है बिजनेस ऑफ बैंकिंग कर रही है इंडिया में जो है, तो बैंकिंग कंपनी है। तो बैंकिंग, अब हमने बात कर ली कि बैंकिंग कंपनी जो है वो क्या बिजनेस करेगी? वो पब्लिक से पैसा लेगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट और ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, लैंडिंग करेगी, रिपेबल ऑन डिमांड होगा, और इस तरीके से जो है विड्रॉल भी होगा। ये सब बैंकिंग कंपनी के फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर कौन बैंक में। तो दोस्तों, कस्टमर जो है वो पर्सन है जिसके ऊपर पूरी बैंकिंग बेस्ड है। अगर कस्टमर नहीं तो बैंक नहीं। तो बैंक का तो जो है ओरिजिनेशन
और जो है जो पूरा बेस है वो कस्टमर ही है, उसके बिना तो बैंक चलेगा ही नहीं। सो सर जॉन पैगेट ने क्या बोला है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कस्टमर, यहाँ पर जो है कुछ डीलिंग होनी चाहिए इन द नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग बिजनेस। कैसी जो है डीलिंग होनी चाहिए, रेगुलर बैंकिंग बिजनेस। कोई व्यक्ति जो है जब बैंक के साथ जुड़ता है, वह अपना वहाँ खाता खोलता है या किसी किस्म की बैंक से सर्विस लेता है और वो रेगुलर नेचर की है, तो वह कस्टमर कहलाता है। तो इस डेफिनेशन से जो है क्या सम अप किया हमने कि कस्टमर कौन, जो बैंक के साथ डील करे। डीलिंग कैसी होनी चाहिए, रेगुलर बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं कि कोई यहाँ पर वैधानिक जो है इसकी डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन समय समय पर जो है कुछ जजमेंट जो प्रोनाउंस होते हैं उनको बेस बनाकर भी जो है हम कस्टमर डिसाइड करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कस्टमर है या नहीं है। जैसे ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड 1901 का ये जो है केस है ये, कि यहाँ पर कस्टमर को कैसे डिफाइन किया गया, ए कस्टमर इज ए पर्सन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ अकाउंट, यानी कि कोई व्यक्ति जो बैंक में डिपॉजिट और करंट अकाउंट या कुछ और इस तरह के सिमिलर रिलेशंस बैंक के साथ रखता है, वह कस्टमर है। सिमिलर रिलेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो बैंक ने जो है किसी व्यक्ति को लॉकर जो है अलॉट किया, तो वहां पर जो है वह व्यक्ति जो है उसका बैंक का कस्टमर कहलाएगा कि नहीं। जब वो लॉकर लेगा तो वो कोई ना कोई अकाउंट भी वहां ओपन करेगा और जो है इस तरह से वो बैंक का कस्टमर बन जाएगा। तो ये बात हुई सिमिलर रिलेशंस विद ए बैंक। इट फॉलोज दैट एनी पर्सन मे बिकम ए कस्टमर बाय ओपनिंग ए डिपॉजिट और करंट अकाउंट, कि कोई भी व्यक्ति कस्टमर बन सकता है, वो बैंक में अकाउंट खोलेगा या कोई इस तरह की बैंक की सर्विसेज लेता है और रेगुलर बेस पे डीलिंग करता है, तो उसका जो है कस्टमर हो गया। और ये जजमेंट जो है इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ बात हमने की बैंक और कस्टमर की। तो जब बैंक और कस्टमर जो है ये दो इतने इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर हैं बैंकिंग के, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, अलग अलग जो है सर्कमस्टांसेस, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से जो है रिलेशनशिप कैसे बदल जाती है। अब जो मेन रिलेशनशिप है हम उसकी बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है डिपॉजिट अकाउंट बैंक में रखे तो क्या रिलेशन होंगे, तो डिपॉजिट अकाउंट में डेटर क्रेडिटर के रिलेशंस होते हैं। डेटर कौन, जिसने पैसा लिया, बैंक, बैंक में पैसा जमा किया ना, मान लो आप कस्टमर हैं और आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक को आपको देना भी तो है, तो डेटर हुआ बैंक। और क्रेडिटर कौन, क्रेडिटर कौन, तो क्रेडिटर कस्टमर, उसे तो पैसा लेना है। अब इससे रिवर्स पोजीशन क्या है कि बैंक ने जो है लोन पर पैसा दिया या ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी जो है एक किस्म का लोन ही है, तो यहाँ रिलेशनशिप बनेगी क्रेडिटर डेटर। क्रेडिटर कौन, जिसे पैसा लेना है, तो अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को लेना है, तो बैंक क्रेडिटर हुआ। और डेटर, डेटर कौन, जिसने लोन लिया, तो यहाँ रिलेशनशिप जो है रिवर्स हो गई। और इस तरह से जो है जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट राइट्स और ड्यूटीज बैंक में जो है इस तरह से डिसाइड होती हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिलेशनशिप जो है उसके एंगल से जो है डिसाइड होती है। जैसे अभी हमने ऊपर बात कर ली ना कि डिपॉजिट अकाउंट में डेटर क्रेडिटर और लोन अकाउंट में क्रेडिटर डेटर। ऐसे हम बात करते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल, जैसे जो है बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे कहीं कोई पेमेंट करता है, तो वहां पर एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन भी हो सकता है। बेलर बेली, अर्थात कोई कस्टमर जो है बैंक के पास कोई अपनी वैल्यूएबल्स रखता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कस्टमर है वो बेलर है और जिसके पास रखा गया सामान जिसकी कस्टडी में बेली है। असाइनर असाइनी, जैसे कि बैंक ने जो है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन किया, तो जो वो कस्टमर है वो उस पॉलिसी को असाइन करेगा बैंक को। क्यों करेगा, क्योंकि बैंक ने लोन कर दिया, किसके अगेंस्ट किया, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बैंक पैसा कहाँ से लेगा, बैंक पैसा या तो कस्टमर जमा कराएगा, अगर नहीं तो उस पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो बैंक लेगा, लोन एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर असाइनर हुआ कस्टमर, असाइनी हुआ बैंक, जिसके फेवर में जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी
कस्टमर ने दे दी कि इन केस अगर कस्टमर पैसा नहीं रिटर्न करता तो उस पॉलिसी से बैंक को पैसा मिल जाएगा। एक और रिलेशनशिप होती है जब बैंक जो है लॉकर अलॉट करता है कस्टमर को, तो ऐसे में क्या लेसर लेसी की जो है रिलेशनशिप बन जाती है। जैसे साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मकान किराए पे देते हैं तो एक लैंडलॉर्ड होता है, एक जो है टेनेंट होता है। ऐसे ही तो लॉकर है कि लॉकर जो है बैंक ने दिया, तो जो है बैंक और कस्टमर में रिलेशनशिप होगा लेसर लेसी, मतलब बैंक जो है बैंक की ओनरशिप है वहां पर, और कस्टमर तो एक तरह से किराएदार की तरह से है। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिलेशनशिप जो है डेवलप होती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange और check payable either to order or to bearer। इतनी सी बात है कि negotiable instrument जो है वो उसमें जो है promissory note भी है, bill of exchange भी है और जो है check payable either to order। check कैसे होगा? check जो है या तो order पे होगा या bearer को पेमेंट होगी इसकी, ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी कि मीनिंग ऑफ चेक पेबल टू आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर क्या है। सेक्शन 6 क्या कहता है? ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। स्पेसिफाइड बैंकर का क्या मतलब है कि जहां पर किसी कस्टमर ने अकाउंट खोला और जहां पैसा जमा कराया, विड्रॉ कैसे होगा भाई? जिसको पैसा दिया उसी से ही तो वापस लेंगे। तो चेक जो है स्पेसिफाइड बैंकर, भाई जहां उसका अकाउंट है उसी बैंक के थ्रू ही तो पैसा मिलेगा, तो इसलिए स्पेसिफाइड बैंकर होता है जिसके ऊपर जो है चेक ड्रॉ किया जाता है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और अगर ऐसा कुछ रिवर्स नहीं कहा गया तो डिमांड पर, मतलब जब भी वह चेक जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, जो उसमें डेट लिखी हुई है उस डेट से पहले जब प्रेजेंट किया जाएगा तो जो है वो जो है अपना बैंक को पेमेंट करना होगा। ए चेक इज डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड टू एनी स्पेसिफाइड बैंक डायरेक्टिंग इट, किसको डायरेक्शन दिया है? बैंक को। टू पे द स्पेसिफाइड सम, पेमेंट क्या करना है? जो उसमें मेंशन किया गया है डिजिट और वर्ड्स में। और किसको पे करना है? टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, कि चेक पे आप नाम लिखते हो ना, अब जब हम कोई चेक इशू करते हैं तो पे टू, तो पे टू या तो हम लिखते हैं सेल्फ, यानी कि हमें खुद ही पैसा लेना है, भैया हम काउंटर पे गए हमने पैसा ले लिया, या हम किसी और व्यक्ति का नाम लिखें, अपने फैमिली मेंबर का, या कोई मान आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो आपने उसका जो है बिजनेसमैन ट्रेडर्स का नाम लिखा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। चेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ऊपर हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, ये सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो बैंकिंग टर्म में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है कि जो है जिस डॉक्यूमेंट की जो है प्रॉमिस करता है बैंक की उसको जो है पेमेंट हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट करने पे, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ना ऑर्डर और बियरर, तो इसका क्या अर्थ है? चेक के संदर्भ में ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बियरर चेक जो है वह चेक है जिसमें जो है पेमेंट बैंक कर देता है जो भी बैंक के पास चेक लाएगा। मींस बियरर कौन? जो उसको कैरी कर रहा है, बियरिंग द चेक, यानी कि धारक, लाने वाला, जो व्यक्ति लाने जो चेक को लेकर आ रहा है बैंक के पास, और बैंक जो है काउंटर पे उसको पेमेंट कर देगा। बैंक को इसमें कोई और प्रिकॉशंस नहीं लेनी सिवाय इसके कि वो इन ड्यू कोर्स पेमेंट करे। ड्यू कोर्स का क्या अर्थ है? जर्नल, कि जो उसमें डेट लिखी हुई है उस पर कोई कटिंग नहीं है, पेमेंट जो फिगर्स लिखे हुए हैं उनमें कोई कटिंग नहीं है, सिग्नेचर जो है टैली कर रहे हैं, तो पेमेंट कर सकता है बैंक। और उसमें जो है चेक में जो वर्ड है ना बेरर, बेरर, वह कटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चेक का इश्यूअर है, जो चेक का ड्रॉर है, जो चेक को लिख रहा है, मीन्स जो चेक को साइन कर रहा है, जो पार्टी, जो कस्टमर है, उसकी इंटेंशन क्या है कि बेरर चेक इशू करने की। और बेरर वर्ड जो है चेक के अगर आप जो है राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो ऑर्डर और बेरर ऐसा वर्ड लिखा रहता है, तो उसने बियरर वर्ड को काटा ना हो, ये बहुत जरूरी है। अर्थात जो भी व्यक्ति लाएगा उसको बैंक पेमेंट कर देगा और बैंक की ड्यूटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी।
यानी कि जो ड्रॉर ऑफ द चेक है, ड्रॉर ऑफ द चेक कौन होता है? जो चेक पर साइन करता है, अर्थात जो कस्टमर है जिसका अकाउंट है, वो ड्रॉर ऑफ द चेक है। तो उसकी इंटेंशन क्या है बेयरर चेक करने की, कि जो भी व्यक्ति जाएगा उसको बैंक जो है पेमेंट कर देगा। दैट इज कॉल्ड बेयरर चेक। कोटेशन है एक, वंस ए बेयरर इज ऑलवेज बेयरर, मतलब इसका अर्थ है कि कोई भी चेक जो एक बार बेयरर इशू किया गया स्टार्टिंग में, वो हमेशा ही बेयरर रहता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या थी ड्रॉर की, कि ये बेयरर चेक है। तो जब बेयरर चेक जो है वो इंटेंशन थी ड्रॉर की, फर्स्ट टाइम उसने बेयरर बिना काटे चेक इशू किया, तो किसी व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है कि उसको ऑर्डर कर सके बाद में। सो हम कहते हैं वंस ए बेयरर इज ऑलवेज ए बेयरर, सेक्शन 85(2). where a check is originally expressed to be payable to bearer, यानी कि जो ड्रॉर है उसकी इंटेंशन क्या थी कि ये बेयरर को, बेयरर मीन्स धारक, जो भी लाएगा उसको पेमेंट हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेनी बैंक को। द ड्रॉई इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू द बेयरर देयर ऑफ। ड्राई कौन? ड्राई वो जिसे पेमेंट करनी है, अर्थात बैंक। सो उसके बाद अगर मान लो कोई बेयरर चेक है, बेयरर चेक जो है मैंने आपको बताया ना कि जहां राइट हैंड कॉर्नर जो चेक पे ऑर्डर और बेयरर वर्ड लिखा होता है, अगर उसमें बेयरर शब्द को काटा नहीं गया तो इट मीन्स ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी व्यक्ति को पेमेंट हो सकती है जो भी लाएगा, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन की भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। सो अगर उसमें कोई पार्टी उसमें इंडोर्समेंट कर देती है, इंडोर्समेंट क्या होता है कि चेक के बैक साइड पे किसी और व्यक्ति का नाम लिख देना और नीचे साइन कर देना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो फिर भी बेयरर ही रहेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वंस ए बेयरर इज ऑलवेज बेयरर, सेक्शन 85(2). अर्थात यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या लिखा है, यहाँ पर वेयर ए चेक इज ओरिजिनली एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेयरर। ओरिजिनली एक्सप्रेस कहाँ से हुआ? जब चेक इशू किया गया था ड्रॉर के द्वारा। ड्रॉर कौन? जो कस्टमर है जिसके साइन होने हैं उस चेक पे, उसकी क्या इंटेंशन थी? बेयरर। तो फिर जब उसकी इंटेंशन बेयरर चेक इशू करने की है तो कोई और व्यक्ति बाद में उसको ऑर्डर कर ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड वंस ए बेयरर इज ऑलवेज बेयरर। सो ये ध्यान रखना है हमने कि बाद में अगर जो है कोई उस पर इंडोर्समेंट हो जाता है वो भी मीनिंगलेस है। द होल्डर में नेगोशिएट मेयर डिलीवरी, नेगोशिएट मीन्स उसको नेगोशिएट करना, यानी कि उसको आगे दे देना मेयर डिलीवरी से, और वो पेमेंट जो है बैंक को करनी है उसमें। अब हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म क्या है चेक की, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या है, सेक्शन 85(1) of NI 1881, where a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the drawee is discharged by payment in due course। अब यहाँ पर क्या है कि चेक पे मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड कॉर्नर पे ऑर्डर और बेयरर लिखा रहता है। अब जो चेक इशुअर है उसने उस चेक को ऑर्डर चेक कर दिया, यानी कि बेयरर को काट दिया, तो उसकी क्या इंटेंशन है कि वह बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि इस फला फला व्यक्ति को इस चेक की पेमेंट करनी है, बैंक को ऑर्डर दे रहा है। वो पूरी लैंग्वेज क्या बनती है चेक की, पे टू। अब आपने किसी का नाम लिखा, उसके बाद ऑर्डर, बेयरर को काट दिया और ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, जिस व्यक्ति का नाम, जिस कंपनी का नाम, जो भी जो है बिजनेस हाउस है, उसी को ही पेमेंट जानी चाहिए। तो बैंक को एक्स्ट्रा केयर रखनी है इसमें ऑर्डर चेक में कि जो इंटेंशन है जो ड्रॉई की, उसको जो है, जो ड्रॉर की इंटेंशन है सॉरी, उसको पूरा करना है। तो क्या बात कर रहे हैं हम इसमें कि ऑन बिहाफ ऑफ द पे, वेयर ए चेक पेबल टू ऑर्डर पर्पस टू बी इंडोर्स्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पे। पे कौन? जिसका नाम उसमें लिखा है। पे टू होता ना, ऊपर चेक पे लिखा होता है पे टू, मतलब किसको पेमेंट मिलनी है। जैसे हमने बात की थी कि भाई अगर आप कस्टमर हैं तो आप किसी को चेक इशू करेंगे, तो जिसको इशू करेंगे जिसका नाम लिखा होगा वो पे ही है, जिसको पेमेंट करना है वो ड्रॉई है, वो बैंक होता है।
तो ऐसे में जो है, जो पेई है, या तो वो खुद पेमेंट लेगा या वो इंडोर्स करेगा। तो वो इंडोर्स भी कर सकता है ऑर्डर चेक को, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति के पास भी अथॉरिटी है। क्योंकि जो पेई है उसके पास अथॉरिटी कहाँ से आई, क्योंकि जो इसका ड्रॉर था उसने उस चेक को कैसे इशू किया, ऑर्डर। तो ऑर्डर में उसने पेई को इशू किया। अब पेई के पास भी अथॉरिटी है उसको इंडोर्स करने की, तो बैंक को इन ड्यू कोर्स जो है उसी एंगल से पेमेंट करनी होगी। सो एन ऑर्डर चेक इज वन विच इज पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। हमने क्या डिस्कस किया कि जो पेई है ना वो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा। यहाँ पर जो ड्रॉर ऑफ द चेक है उसकी इंटेंशन क्लियर है कि भैया हर किसी को इसकी पेमेंट नहीं होनी, मींस बेयरर को नहीं होनी, खाली बेयरर जो है उसका पेई भी होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन। द पेई कैन ट्रांसफर एन ऑर्डर चेक इज वन विच इज पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। अर्थात जो पेई है अगर वो उस चेक को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी उसके पास भी है तो वो भी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में ऐसा कर सकता है इंडोर्समेंट चेक के बैक साइड में। द पेई sorry, the payee can transfer an order check to someone else by signing his or her name on the back of it. That is called endorsement. तो दोस्तों आज जो हम वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।